बहुत छोटी सी चीज है, ये भी आपकी किस में आता है, एमपी की परीक्षा में ही आता है और यही पूछने के लिए आता है। पल्लवन का मतलब क्या होता है? पल्लवन है संक्षेपण का उल्टा, ठीक है। और प्रश्न जो परीक्षा में आते हैं वो इसी तरह के होंगे। जैसे हमने कहा कि किसी कोई पैराग्राफ दिया हुआ है और उस पैराग्राफ को छोटा करके लिखना ही क्या कहलाता है? संक्षेपण कहलाता है। पल्लवन वैसा ही इसका ठीक उल्टा है। कोई एक पंक्ति दी होगी या 2 पंक्ति होंगी या 3 पंक्ति होगी, उन पंक्ति को पढ़ के उनको विस्तार से लिखना, उसको 4 गुना 5 गुना बड़ा करके लिखना ही क्या कहलाता है? पल्लवन कहलाता है। पल्लवन का शाब्दिक अर्थ ही होता है फैला देना, ठीक है। तो जिस तरह से हमने देखा कि संक्षेपण में हम अलंकारों का प्रयोग नहीं कर सकते या विशेषण का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन हम पल्लवन में उदाहरण पे उदाहरण दे सकते हैं, अलंकारों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, विशेषणों का प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए जितना भी जो दिया है तो वो हमारा पल्लवन होता है। कैसे? जैसे देखो, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, कुछ यहाँ पे नियम दिए हुए हैं अलग पल्लवन के, कि पल्लवन के लिए दिए गए अवतरण सूक्ति, लोकोक्ति या कहावत। अब यहाँ पल्लवन के लिए कुछ भी हो सकता है, कोई छोटा सा पैराग्राफ हो सकता है या कोई सूक्ति हो सकती है, एक उक्ति जैसे मुहावरा टाइप से होता है, लोकोक्ति हो सकती है, कोई कहावत हो सकती है, और वो दे के आपसे कह दे कि अब इसका पल्लवन करो। तो अब आप ना स्वतंत्र होते हो कुछ भी लिखने के लिए। जिस तरह से गद्यांश पद्यांश आपकी बुद्धि को समझने के लिए दिए जाते हैं, संक्षेपण आपकी बुद्धि को समझने के लिए दिया जाता है, वैसे ही पल्लवन भी आपकी बुद्धि को समझने के लिए दिया जाता है कि क्या आपका जो दिमाग है वो सोच सकता है इन दिशाओं में, कितना सोच सकता है। तो उसके लिए अब इसमें दिया है कि अगर हमें मान लो ये कर रहे हैं, तो जो भी हमारी लोकोक्ति, सूक्ति, उक्ति जो भी दी है उसको हमें अच्छी तरह से समझना है और उसके मूल भाव को समझना है कि वो कहना क्या चाहता है। फिर उसके बाद दी गई सूक्ति में दिए गए मुख्य भाव तथा उसमें छिपे दूसरे भाव को समझने की चेष्टा करनी है। एक तो वो मेन भाव जो वो समझा रहा है, और दूसरा वो इसके आसपास का कौन सा भाव हमें समझाना चाहता है, मतलब कि भावार्थ। ये दोनों भावों को समझकर आपको उसे लिखना होता है अपने विचारों में। आगे कह रहा है, मूल और गौण विचारों को समझ लेने के बाद एक एक करके सभी निहित विचारों को एक एक अनुच्छेद में लिखना आरंभ करते हैं, ताकि कोई भी भाव या विचार ना छूट पाए। कहने का मतलब है कि अगर आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो ना, तो आप वो उक्ति को सामने रख के ना एक एक लाइन रफ कॉपी पे लिख लो पहले, कि इससे क्या आपको समझ में आ रहा है, और फिर उसके बाद उन शब्दों को समझते हुए एक क्रम बनाते हुए पूरा पैराग्राफ बना दो। आगे कह रहा है कि अर्थ अथवा विचार का विस्तार करते समय उसकी पुष्टि के लिए ऊपर दिए गए उदाहरण और तथ्य का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जो ऊपर दिया हुआ है ना, लोकोक्ति या उक्ति दिया है, तो आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार प्रयोग में ला सकते हो। ऐसा नहीं है कि अब जैसे संक्षेपण में देखा था कि हम दोहराव नहीं कर सकते, लेकिन इसमें ला सकते हो, ठीक है। आगे दिया, भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में पूर्ण स्पष्टता होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए। अलंकृत भाषा लिखने की चेष्टा ना करें, मतलब इतना ज्यादा अलंकृत ना कर दें कि वो समझ से परे हो जाए, ठीक है, समझने वाली भाषा में। इसमें दिया है, पल्लवन के लेखन में अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तार या उल्लेख बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी बात आप करें वो वर्तमान समय से संबंधित होनी चाहिए, प्रासंगिक होनी चाहिए, अप्रासंगिक नहीं। मतलब कि वर्तमान समय कुछ और चल रहा है और फिर हम वैसी बातें कर रहे हैं, तो ध्यान देना है। तो पल्लवन लिखते समय ध्यान रहे कि व्याख्या अन्य पुरुष शैली में होनी चाहिए। पल्लवन की व्याख्या भी जो है वो अन्य पुरुष शैली में होती है, ठीक है। पल्लवन में समास शैली का प्रयोग वर्जित होता है, इसके लिए व्यास शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज समझ लो कि ये शैली दी, आपसे पूछ लिया जाता है कि शैली कितने प्रकार की होती हैं। ये यहीं पे पॉइंट बन जाता है, 2 प्रकार की शैली होती है, समास शैली और व्यास शैली। समास शैली का मतलब होता है जब आप किसी बड़ी चीज को छोटी करके जो लिखने का अंदाज है वो क्या कहलाएगा, समास शैली। और जो व्यास शैली दिया हुआ है, यानी किसी छोटी चीज को बड़ा करके लिखना ही क्या हो जाता है, व्यास शैली। तो प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि पल्लवन में कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता है, तो पल्लवन में हम व्यास शैली का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पूछ सकता है संक्षेपण में कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता है,
तो समास शैली का, क्योंकि हमें पता है समास का मतलब भी क्या होता है, छोटा करना, ठीक है। व्यास का मतलब फैलाना, तो वही चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पलवन का कुछ उदाहरण दिया है, अभी जैसे हमने देखा तो वो समझ लो। जैसे यहाँ पे पंक्ति कही है कि हृदय नहीं, यानी जो कथन है आपसे पलवन लिखने को ऐसे दिया जाता है कि हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। पंक्ति आपको ऐसे दे दी और कहा कि इसमें आपको पलवन लिखना है, तो आप उसमें किस तरह से लिखेंगे। हमारे सामने एक ही ये कथन है कि हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या देखें पलवन में आगे, कि हर एक व्यक्ति अपनी जन्मभूमि और अपने देश से उसी प्रकार स्नेह रखता है जिस प्रकार वह माता पिता के प्रति श्रद्धा तथा स्नेह रखता है। हर एक व्यक्ति के हृदय में अपने देश के प्रति अपनेपन की भावना रहती है, इसे ही देश प्रेम या देशभक्ति कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने देश से प्रेम नहीं करता वह पत्थर दिल का होता है, या पत्थर के समान होता है ये कह सकते हैं, क्योंकि उसमें अपनेपन की भावना की कमी रहती है। जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि के लिए भाव नहीं रखता वह किसी को भी नहीं अपना सकता। मतलब जिसके दिल में अपने देश के लिए प्यार ना हो तो वो किसी को नहीं अपना सकता। व्यक्ति को अपने देश के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए, क्योंकि देश हमें सब कुछ देता है। अतः हर व्यक्ति को अपने देश से लगाव होना ही चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को अपनी मातृभूमि से लगाव नहीं है तो उसे पत्थर के समान अथवा मशीनों के समान ही माना जाना चाहिए। देश के प्रति प्रेम हमें भावनाओं से भर देता है, जो हमें सच्चा मनुष्य बनना भी सिखाता है। मनुष्य होकर यदि कोई अपनी मातृभूमि से प्रेम नहीं करता तो उसे मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। तो जो ये ऊपर पंक्ति दी है हमने उसकी व्याख्या इस तरह से की, तो यही व्याख्या हमने, और इसे और भी बढ़ा सकते हैं आप, तो यही हमारा क्या कहलाता है, पल्लवन कहलाता है। तो इसमें कुछ और नहीं है। तो ये पल्लवन से भी एक आध क्वेश्चन जो है वो आपकी एमपी की ही परीक्षा में आता है।